हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। तुम्हारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले 30 क्वेश्चन की सीरीज, जिसके अंदर पढ़ते हैं हम प्रीवियस ईयर के जो है आपके जितने भी ईवीएस सब्जेक्ट के क्वेश्चन, उन सभी को अच्छे से यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले कि हम 9 क्लासेज अच्छे से कवर कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप वहाँ पर जाकर इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव भी जो है भेज सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं: लद्दाख, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे प्रश्न से जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर लद्दाख दिया गया है। लद्दाख की राजधानी एक तो लेह होती है और एक होती है कारगिल। जो लेह है वो आपकी ग्रीष्मकालीन की जो है आपकी राजधानी होती है, और जो कारगिल है वो आपकी शीतकालीन राजधानी इस राज्य की यहाँ पर होती है। अब बात कर लें मेघालय की राजधानी, तो मेघालय की राजधानी होती है शिलोंग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी आपको जो है 2 देखने को मिलेगी, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन के लिए आपकी होगी शिमला, और शीतकालीन के लिए आपकी जो होगी वो होगी धर्मशाला। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है उसका नाम है यहाँ पर ईटानगर। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। गुरकीरत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, गंगा। तो सही जवाब बताइए, इनमें से क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक मैप की सहायता से अधिक डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है जो इंडिया का मैप हमारा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमें जो दूरी तय करनी है वो हो गई हमारी दिल्ली से जो है आपकी चेन्नई। चेन्नई जो है आपका तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कहीं हमारा दिल्ली यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए उनके बारे में, जिसमें नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और गंगा। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हो गोदावरी हमारी ये रही। इसके अलावा कृष्णा जो हमारी नदी है, आप यहाँ पर देख सकते हो कृष्णा नदी ये रही हमारी। और अब बात कर लेते हैं नर्मदा। नर्मदा भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। और लास्ट हो गई हमारी जो है गंगा नदी, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हमें दिल्ली से जो है तमिलनाडु तक का जो है सफ़र तय करना है, यानी कि चेन्नई तक पहुँचना है। तो ये रास्ता हमारा यहाँ को होकर जाएगा। आप पिक्चर में देख सकते हो ये रास्ता हमारा जो है गंगा नदी को छोड़कर नीचे की तरफ तीनों नदियों को टच करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर बात की गई है कि किस नदी से संबंधित वो नहीं होगा जब वो दिल्ली से चेन्नई की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गंगा नदी इससे काफ़ी दूर पड़ रही है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर अब देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गंगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए: इराक, अर्जेंटीना, चिली, लंदन। यानी कि जो चीज़ें हमारे देश में हमें सीधी नज़र आती है उसके सापेक्ष अपोजिट चीज़ें किस देश के अंदर है, यहाँ पर हमें जो है बताना है कि किस देश के अंदर आती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्जेंटीना। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें बात कर लेते हैं H2S, HCl, SO2, N2। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, SO2। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जो यहाँ पर ये हमें तत्व दिए गए हैं, या फिर आप इनको कह सकते हैं कि ये जो एक कारक दिए गए हैं इनका जो है रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए, H2S
जिसको हम रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, और HCl का जो है रासायनिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बात कर ले SO2, तो SO2 को बोलते हैं सल्फाइड ऑक्साइड। और हमारा जो फोर्थ बचा N2O, ये होती है नाइट्रोजन जो कि गैस होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाता है यह तिब्बत का भाग है और इसकी ऊंचाई 9,850 मीटर है। थर्ड ऑप्शन है हमारा यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,960 मीटर है। लास्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे ये भारत का भाग है और इसकी ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? रसायनों द्वारा, गोबर और मलमूत्र को सड़ा गलाकर, फल सब्जियों के कचरे के द्वारा, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्णा पक्ष अष्टमी को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चैत्र शुक्ल तीज को। गणगौर का जो त्योहार है ये मनाया जाता है आपका राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आभासी, सीधा एवं आवर्धित। सेकंड ऑप्शन है आभासी उल्टा और छोटा। थर्ड ऑप्शन है वास्तविक सीधा एवं छोटा। और हमारा लास्ट ऑप्शन है वास्तविक सीधा एवं छोटा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आभासी सीधा एवं आवर्धित। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कश्मीरी चोंगा कहलाता है अचकन, अंगरखी, फिरन, बुख्तारी। तो यहाँ पर जो है हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, फिरन। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है निष्पादन, फसल की कटाई, हस्तचयन, और लास्ट ऑप्शन हो गया थ्रेसिंग। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर, बताइए कौन सा होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निष्पादन। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश के कारण घटित हुई? जापान, चीन, रूस, अमेरिका। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाढ़ से प्रभावित है? असम, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा। तो यहाँ पर जो है हमें इस प्रश्न का जवाब बताना है इन चारों ऑप्शन में से देखकर। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चारों ही जो है आपके राज्य इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंध अधिनियम किस वर्ष आया? 2005, 2006, 2007 और 2008। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा सही 2005, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है टोमोग्राफ, पॉलीग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो यहाँ पर जो है हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिस्मोग्राफ। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तरी घाट, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी। और हमारा जो लास्ट का ऑप्शन हो जाता है उत्तर पूर्वी पहाड़। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिमालय। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से हमें जो है सही आपका जो उत्तर होने वाला है उसको छांटना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण।
तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है, जी टेलर ने भारत प्रजातियों को 5 भागों में विभाजित किया। सेकंड ऑप्शन हो जाता है, नदीकृत मैदानी भागों में वन आधारित उद्योग विकसित होते हैं। थर्ड ऑप्शन हो जाता है, ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति दक्षिण भारत में प्रवास करती है। और हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाता है, सवाना प्रदेश में पशुचारण आर्थिक क्रिया के रूप में विकसित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पर्यावरण की भिन्नता के आधार पर विश्व के सभी प्राणियों को 6 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे हमें 4 प्रकार दिए गए हैं, मेलेनेशियन, इथोपियन, ओरिएंटल, न्यूट्रोपिकल। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1, मेलेनेशियन। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पोषक आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 47। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से एक असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि जो कथन आपका असत्य है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है, 5 से 7 वर्ष की आयु में बालक पर्यावरण परिघटनाओं को आसानी से समझने लगता है। सेकंड ऑप्शन हो जाता है, 11 वर्ष की आयु के बाद बालक में सभी प्रकार के संप्रदायों का समुचित विकास होने लगता है। थर्ड हमारा ऑप्शन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक की समझ भी बढ़ती रहती है। हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाता है, 5 वर्ष की आयु तक बालकों में सोच विकसित होने लगती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से किस अधिगम की सफलता का एक मुख्य आधार माना जाता है। दंड एवं आरोप, पुरस्कार एवं अभिनंदन, लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा, सामूहिक स्तर पर प्रोत्साहन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दंड एवं आरोप। तो फ्रेंड्स, 21 क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दंड एवं आरोप। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है। यानी कि यह कथन जो कहा गया है इसके बारे में मतलब हमें बताना है कि यह कथन किससे रिलेटिव है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सही हो सकता है, सही है। तो इस प्रश्न का हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव नहीं देंगे। नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट, सेट मैक्स। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो हमें यहाँ पर 4 संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। तो अब देख लेते हैं इस प्रश्न का हमारा जो है उत्तर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अत्यधिक चारण का परिणाम है जलवायु परिवर्तन, मृदा प्रदन, मृदा प्रदूषण, ताप प्रदूषण। तो इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब होगा आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3, मृदा प्रदन। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 2 मार्च को, 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 1 जुलाई को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 जुलाई को। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, फरवरी के प्रथम सप्ताह, जुलाई के अंतिम सप्ताह, अगस्त के प्रथम सप्ताह। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है WHO, यूनिसेफ, UPAC, IUCN। तो यहाँ पर हमारा जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 IUCN। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 23%, 44%, 21%, 40%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 21%। अब कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को, और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने। आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे हम अगले 30 क्वेश्चन के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।